हेलो, नमस्कार और सभी मेरे दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस के जरिए आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष के एक बहुत अहम हिस्से के बारे में, जिसके बारे में पराशर ने भी बहुत कुछ कहा है, और ये मामला है आत्मा कारक से जुड़ा हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि कारक जैमिनी ज्योतिष का बहुत अहम हिस्सा है, और इसलिए आत्मा कारक वो ग्रह होता है जिसके डिग्रीज कुंडली में सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आता है अमात्य कारक, फिर दारा कारक, पुत्र कारक और बाकी सब। दारा कारक आपके जीवन साथी को दर्शाता है जिसके डिग्री सबसे कम होते हैं, और आत्मा कारक सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है, अमात्य कारक दूसरे सबसे ज्यादा डिग्री वाला, और ऐसे ही आगे। तो कारक बहुत अहम है। अब कुछ कारक स्थिर होते हैं, जैसे चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है वगैरह। लेकिन चल कारक या जो कारक बदल सकते हैं वो है आत्मा कारक, अमात्य कारक, दारा कारक। ये बहुत गहरा असर डालते हैं न सिर्फ आपकी जिंदगी पर बल्कि आपके आसपास के समाज पर भी। और इसलिए अपनी कुंडली में आत्मा कारक की प्लेसमेंट को समझना और ये जानना कि वो कैसे काम करता है बहुत अहम है। तो सबसे पहले आत्मा कारक होता क्या है? आत्मा कारक वो ग्रह है जो आपकी जिंदगी में आत्मा के सफर को दिखाता है। आपकी कुंडली में जिस ग्रह के सबसे ज्यादा डिग्रीज होते हैं वो एक राजा की तरह होता है, और कुछ हद तक उसका सूर्य से भी कनेक्शन होता है, क्योंकि सूर्य भी आत्मा को दिखाता है। और चूंकि आत्मा का सफर ये भी है कि इस जन्म में आपका धर्म क्या है, कर्म नहीं तो धर्म, यानी कर्तव्य और जिम्मेदारी वहीं होती है जहां आत्मा कारक बैठा होता है या सबसे ज्यादा ताकत से काम करता है। अब जब आत्मा कारक कुंडली में कहीं भी बैठता है तो वो धर्म के बारे में तो होता ही है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नजरिया भी होता है, क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य नहीं होता। यहाँ धर्म सिर्फ दुनियावी लेवल पर नहीं बल्कि आत्मा के लेवल पर भी होता है, और आत्मा का सफर है सेवा करना, इंसानियत की सेवा। लेकिन इंसानियत की सेवा करते वक्त इसमें बहुत कुछ सेल्फ से जुड़ा भी होता है, यानी अपने आप को साफ करना, अपनी ही सफाई करना, क्योंकि आत्मा कारक या आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ उठा रही होती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको जिंदगी मिले तो आप अपने उन कर्मों के कर्ज को भी बहुत हद तक साफ करें। और इसलिए आत्मा का सफर सिर्फ इस जन्म में उसे जाहिर करना नहीं होता, बल्कि बहुत सारी सफाई और सुधार भी होता है, ताकि आत्मा उस कर्म बोझ से हल्की हो जाए और फिर आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठ सके। और इसलिए बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में आत्मा कारक की स्थिति इस बात को बहुत गहराई से दिखाती है कि आत्मा को इस जन्म में क्या किरदार निभाना है। तो अगर मैं छोटे में कहूँ आत्मा कारक क्या है, तो हम जानते हैं कि राहु इस जन्म का वो कर्म है जो आपको करना है, जबकि केतु वो है जो आप पहले ही कर चुके हो। जहां आप पहले ही जा चुके हो वहां आप पहले ही कामयाब हो चुके हो, और आपने अपना झंडा गाड़ दिया है, मतलब आपने उस इलाके को जीत लिया है। तो इस जन्म में केतु जहां भी बैठा है वो उन चीजों को छोड़ने या नकारने के बारे में है। ये आपके लिए नहीं बल्कि औरों के लिए है। तो राहु इस जन्म का कर्म या धर्म है जो आपको करना है, जहां आपको काम करना है, जहां आपको दिखना है, जहां आपकी एनर्जी और फोकस होना चाहिए। और केतु वो है जहां आपको अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए करना है। अब आत्मा कारक असल में एक मायने में राहु और केतु दोनों की एनर्जी को लिए होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका आत्मा कारक जहां भी बैठा है जिंदगी का वो हिस्सा ही नहीं है जहां आपका फोकस होना चाहिए, बल्कि वहीं आपका धर्म भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, जहां आपको अपनी सफाई करनी है, अपना सुधार करना है, अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना है, बल्कि वहीं वो हिस्सा है जहां आपको औरों के लिए कुछ करना है और अपनी एक विरासत छोड़नी है। तो अपने धर्म के जरिए आप औरों के लिए जो करते हो उससे आप एक ऐसी विरासत छोड़ते हो जिस पर और लोग भी चल सकते हैं। तो आपका आत्मा कारक जहां भी है वहां आपको अपने धर्म के सबसे ऊंचे लेवल पर होना है, औरों के लिए सबसे ऊंची सेवा करनी है और एक ऐसी विरासत छोड़नी है।
यही आपके आत्मा कारक का मतलब है। ये वो जगह है जहां आप समाज के लिए सबसे ज्यादा कर सकते हो और समाज आपसे सीख सकता है। समाज आपको आपकी जिंदगी के उस हिस्से में कैसे याद रखेगा और फिर वो आपके नक्शे कदम पर चलेगा। सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि आपका परिवार और हर कोई जो आपको जानता है। आपने औरों की जिंदगी पर कैसा असर डाला, ये भी वही है जहां आपकी कुंडली में आत्मा कारक बैठा है। और इसलिए आत्मा कारक की प्लेसमेंट बहुत अहम है। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग 12 भावों में आत्मा कारक बैठने से क्या होता है। सबसे पहले, अगर आत्मा कारक यानी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह लग्न में ही बैठा हो तो ये बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है। ये एक धर्म आधारित स्थिति है। इसका मतलब है कि आत्मा कारक का जो ध्यान है वहां आपको अपनी सफाई करनी है, सुधार करना है, अपनी सेवा करनी है और एक विरासत छोड़नी है। चूंकि ये लग्न है, ये आपकी पूरी जिंदगी से जुड़ा है, आपकी जिंदगी के हर पहलू में जाहिर होता है, क्योंकि ऐसा ही लग्न का मतलब होता है। मतलब आपकी पूरी जिंदगी आपको उच्च नैतिक स्तरों, आदर्शों, औरों के लिए निस्वार्थ सेवा, ऊंचे चरित्र और व्यक्तित्व के साथ जीनी है, ताकि जब लोग आपको याद करें, कुल मिलाकर जब लोग आपकी मिसाल दें, तो वो कहें कि ये शख्स जिंदगी के तकरीबन हर क्षेत्र में कामयाब रहा। पारिवारिक जिंदगी में आप कैसे दोस्त रहे, कैसे वकर रहे, कैसे पिता रहे, कैसे पड़ोसी रहे, कैसे नागरिक रहे। आपको औरों के लिए एक मिसाल की तरह देखा जाना चाहिए और आपको अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपने कर्मों का कर्ज उतारना है। इसका मतलब है जैसे आप पड़ोसी से पेश आते हो, दोस्तों से, परिवार से, हर किसी के लिए आपको निस्वार्थ सेवा करनी है। आपको उनकी मदद करने वाला बनना है, उनसे मदद लेने वाला नहीं। और लग्न में होने का मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे चरित्र, सत्यनिष्ठा और गरिमा का पालन करते हुए बीतनी चाहिए। और आप हमेशा अपनी हैसियत और इज्जत को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं कि लोगों से मांगो, बल्कि आप अपने अंदाज से लोगों का सम्मान खुद ही हासिल करो। और फिर आप कैसे सोचते हो, क्योंकि लग्न आपकी सोच भी है। आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए, मैं एक बेहतर इंसान कैसे बनूं, मैं औरों की बेहतर सेवा कैसे करूं, मैं एक बेहतर रिश्तेदार, बेहतर पिता, बेहतर दोस्त कैसे बनूं, और मैं समाज की बेहतर सेवा कैसे कर सकता हूं, और किस क्षेत्र में मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं। राशि चक्र ने मुझे क्या विशेषज्ञता दी है और मेरे सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही आध्यात्मिक एनर्जी है, बहुत ताकतवर एनर्जी है। अगर आप आत्मा कारक की एनर्जी को अपनी दूसरी ताकतों और बनी हुई योगों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सको तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो लग्न यानी पहले भाव में आत्मा कारक होना, ये सबसे अहम प्लेसमेंट में से एक है, बहुत ही कार्मिक और आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। दूसरे भाव में आत्मा कारक, ये निर्भरता के बारे में है, क्योंकि दूसरा भाव आश्रितों से जुड़ा है, वो लोग जिन पर आप पहले निर्भर थे और बाद में वो आप पर निर्भर हो गए। ये आपके जन्म परिवार से जुड़ा है, आपकी जन्म जाति से जुड़ा है, आपके समुदाय से जुड़ा है। ये इस बारे में भी है कि आप अपनी कमाई कैसे करते हो, अपनी आजीविका कैसे चलाते हो, पैसे कैसे बचाते हो, आप कैसी जबान बोलते हो और आपके मूल्य और सिद्धांत क्या है। इसका मतलब है कि आप जो विरासत छोड़ते हो वो ये बताती है कि जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे तब आप कैसे इंसान थे, आपने अपनी आजीविका कैसे कमाए, आपने दूसरों से जो आप पर निर्भर थे कैसे पेश आए। सबसे पहले जिस परिवार में आप पैदा हुए आपने उनकी कितनी देखभाल की, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ अपनी या अपने तुरंत परिवार या आश्रितों की नहीं है, बल्कि आपके समुदाय की, आपके बड़े समुदाय, खानदान की भी है जिसमें आप पैदा हुए हो। वो भी लोग हैं जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने गरिमा, सिद्धांतों और मूल्यों के साथ आपको दूसरों से पेश आने और समुदाय की मदद करने में अपने कर्मों का बोझ बहुत हद तक उतारना, सफाई करना चाहिए। आपको वो शख्स होना चाहिए जो अपने समुदाय के सिद्धांतों, मूल्यों और जीवन शैली को आगे बढ़ाए और अपने समुदाय के मामले में एक आदर्श इंसान के रूप में जाना जाए। फिर आप कैसे जीविका कमाते हो,
ये नैतिक और आदर्श स्तरों पर होना चाहिए। बेईमानी के रास्ते अपनी कमाई बढ़ाने या ज्यादा कमाई करने के बजाय, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप अपनी बातचीत और खासतौर पर अपनी जबान का ऐसे इस्तेमाल करो जिससे लोग आपको सच्चा, मजबूत मूल्यों वाला और आत्मसम्मान वाला इंसान समझें। आपका समुदाय आपको याद रखे कि ये शख्स एक आदर्श इंसान था। समुदाय के दूसरे लोग भी आपको ऐसे याद करें जिनके नक्शे कदम पर वो चल सकते हैं। एक मजबूत विरासत छोड़ना, कैसे आप कमाते हो, कैसे अपनी गुजर बसर करते हो, दूसरों के लिए क्या मिसाल छोड़ते हो और कैसे दूसरे लोगों को उनकी कमाई करने में मदद करते हो, वो भी नैतिक और आदर्श तरीकों से। तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे कमाते हो, बल्कि दूसरों को भी उनकी कमाई करने में और नैतिक जिंदगी जीने में मदद करना, और अपनी कमाई और आजीविका के हिस्से के तौर पर दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना, चाहे वो चैरिटी हो या कुछ पैसे जो आपने समुदाय और पड़ोस के लिए बचाए हों। ये है दूसरे भाव में आत्मकारक का होना। तीसरे भाव में आत्मकारक, ये बहुत ही दिलचस्प प्लेसमेंट है, क्योंकि तीसरा भाव कोशिश का घर है। ये वो घर है जहां आपको अपना उद्यम दिखाना होता है, जहां आप अपनी अपनी किस्मत बनाते हो, क्योंकि तीसरे भाव के जरिए आपको बहुत सी आजाद मर्जी दी जाती है। तो जब आत्मकारक तीसरे भाव में हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सफाई और सुधार करने के लिए बहुत आजादी दी गई है। राशियां कहती है, ठीक है, मैंने तुझे ज्यादा खुला मैदान दिया है, ज्यादा सीधा सादा मैदान दिया है। जब तू अपने कर्मों का कर्ज उतारेगा और दूसरों की सेवा करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी। तो तीसरा भाव है ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन का घर। आप दूसरों तक कैसे पहुंचते हो, अपने आप को कैसे पेश करते हो, तो आपके आसपास के लोग आपको कैसे याद रखेंगे। आप अपने आप को कैसे पेश करते हो, और फिर आपके जरिए और आपकी विरासत के जरिए लोग ये भी जानेंगे कि उन्हें कैसी विरासत छोड़नी है और वो कैसे याद किए जाएंगे। आप कैसे बात करते हो, चाहे बात करने का अंदाज अधिकार वाला हो या नर्म, आप नेक इंसान हो, क्या आप लोगों की सुनते हो, ज्यादा सुनते हो और कम बोलते हो, तो आप दूसरों की मदद करने में बहुत कोशिश करते हो, क्योंकि तीसरा भाव कोशिश का घर है। आप कितने मेहनती हो और उस मेहनत के दम पर आप कैसे कामयाब हुए। एक मेहनती कामयाब इंसान जो अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप आत्मकारक के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तीसरे भाव की जिम्मेदारी भी अपने तुरंत पड़ोस से होती है, सिर्फ अगले दरवाजे का मतलब नहीं, बल्कि आपके आसपास के इलाके में, अपने मोहल्ले और क्षेत्र में आपको वो शख्स होना चाहिए जो दूसरों का ध्यान रखे, दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बने। और छोटी यात्राओं के अंदर, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी घर है, अपने घर के आसपास के छोटे इलाके में आप कितनी मदद करने वाले हो। अगर लोगों के सामने मुसीबत हो, बर्फबारी हो और लोग घरों में बंद हो जाएं, तो आपको पहुंचना है और पूछना है क्या किसी को मदद चाहिए। अगर कोई बेरोजगार हो तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तीसरा भाव छोटे सफर का घर है, सिर्फ यात्रा के मामले में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में भी, कैसे आप दूसरों तक पहुंचते हो, बजाय इसके कि आप कहो कि लोग आप तक पहुंचें। और वो छोटे छोटे कदम उठाकर दूसरों की मदद करना, और एक मेहनती इंसान, कामयाब इंसान, जोरदार इरादों वाले इंसान की विरासत छोड़ना, जिसने नैतिक रास्तों से कामयाबी हासिल की, एक अच्छा वार्ताकार जिसे लोग याद रखेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने कार्मिक सफर के हिस्से के तौर पर औरों की बहुत मदद की। तीसरे भाव में आत्मकारक का यही मतलब है। चौथे भाव में आत्मकारक, ये ज्यादातर घरेलू जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन यहाँ माँ का पहलू भी है, क्योंकि चौथा भाव माँ को दिखाता है। चौथे भाव में आत्मकारक का मतलब ये भी है कि आपको अपनी माँ का एक बहुत मजबूत कर्ज चुकाना है, आपको माँ की सेवा करनी है और अपने घर की सेवा करनी है। ये वो घर है जो आपने बनाया, खासतौर पर शादी के बाद, जहां आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ बसे हो सकता है आपकी माँ आपके साथ रहती हो या नहीं। कुछ समाजों में माता पिता बच्चों के साथ तब भी रहते हैं जब वो शादीशुदा हो जाते हैं, और दूसरे आश्रित भी हो सकते हैं। तो पूरे घर परिवार का ध्यान आपको रखना चाहिए। घर आपके द्वारा बचाया और मदद किया जाता है, और वो लोग आपको घर के मालिक की तरह देखते हैं,
और एक अच्छे मालिक की तरह जो जिम्मेदारी लेता है, जवाबदेही लेता है और घर में मददगार होता है। तो माँ की जहाँ जरूरत हो उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, ध्यान रखना, जीवन साथी की मदद करना, चाहे किचन में, बच्चों की परवरिश में या जिंदगी के दूसरे मामलों में। साथ ही आप ऐसी क्या विरासत छोड़ते हो कि वो अपनी जिंदगी को घरेलू मोर्चे पर बेहतर तरीके से जी सकें? एक परिवार के आदमी के तौर पर आपको कैसे याद किया जाएगा? क्या लोग आपको एक अच्छे रिश्तेदार, अच्छे चचेरे भाई, अच्छे जीवन साथी, अच्छे पिता के तौर पर याद करते हैं? जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, क्या वो आपको एक आदर्श इंसान और आदर्श पारिवारिक इंसान के रूप में देखते हैं? साथ ही आपने अपनी संपत्तियां कैसे बनाई? क्योंकि चौथा भाव संपत्तियों का भी घर है। क्या आपने धोखा दिया ताकि बड़ा घर बना सको, बड़ी गाड़ी ले सको, ज्यादा सुविधाएं ले सको? आपने जमीन के ज्यादा प्लॉट लिए, कई घर, अपने इलाके में घर, शायद इटली, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में भी घर। कहां कहां आपने वो बड़ी लग्जरी, वो यॉट, अपना प्राइवेट प्लेन लेना चाहा। जरूरतें अनोखी हो सकती है। क्या आप ऐसे इंसान रहे जिसने धोखा नहीं दिया, अपनी जिंदगी गरिमा से जी, संपत्ति जोड़ने के लिए बेईमानी के रास्ते नहीं अपनाए, अपने साधनों से ज्यादा धक्का नहीं दिया? और जब आप नहीं रहे तो कैसी विरासत छोड़ी? क्या लोग आपको ऐसे इंसान के रूप में याद रखेंगे जिसने गरिमा, गर्व, लेकिन नैतिक आदर्शों के साथ संपत्ति बटोरी, एक पारिवारिक इंसान के तौर पर? क्या आपकी माँ आपको ऐसे याद रखेगी जिसने सच में उनकी सेवा की? क्या वो आपको आशीर्वाद देगी? अगर आपकी माँ पहले गुजर गई तो अपने अंतिम पलों में वो आपके बारे में क्या सोचेगी? क्या उसे लगेगा कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो सच में सम्मानजनक और पारिवारिक इंसान था? तो चौथा भाव परिवार के बारे में है। लोगों, आपकी घरेलू जिंदगी और संपत्तियों के बारे में। आपने कितने लोगों को अपने घर बनाने में मदद की? तो चौथे भाव में आत्मकारक, ये परिवार, माँ और ये कि आप कैसे संपत्तियां इकट्ठा करते हो और कैसी मिसाल छोड़ते हो के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। पांचवें भाव में आत्मकारक, ये एक बहुत ही पेचीदा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ आप अपने बच्चों, अपने सट्टेबाजी निवेश और खुद को जनता के सामने पेश करने के तरीके को जोड़ रहे हो। आप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हो, उन्हें अच्छे नागरिक कैसे बनाते हो, क्योंकि यही आपकी विरासत बनती है। आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो। आपके बच्चे कैसे नागरिक बनेंगे? एक माता पिता और लीडर के तौर पर आप उन्हें कैसे तैयार करते हो? पांचवा भाव सट्टेबाजी लाभ के बारे में भी है। यहाँ जुआ की मिलावट है, मौका लेने की, रिस्क लेने की बात है। तो क्या आप बटन दबाओगे, ऊंचे रिस्क लोगे ताकि जल्दी पैसा बना सको? क्या आप निवेश करोगे या रिस्क लोगे, चाहे उसकी कीमत परिवार या परिवार की सुरक्षा क्यों ना हो? शेयर बाजार में ज्यादा पैसा लगाने के लिए? क्या तुम बड़े रिस्क लोगे या सोच समझकर निवेश करोगे, ये जानते हुए कि रिस्क कैसे फैलाएं और पैसा कहां लगाएं, ताकि फौरी बजाय लंबी दौड़ में पैसा बने? तुम कैसे निवेश करते हो और अपनी जिंदगी से कितना जुआ खेलते हो? पांचवां भाव, ये 10वें भाव से 8वां भी होता है। तो तुम्हारे करियर में रुकावटें आ सकती है, चुनौतियां आ सकती है, उथल पुथल आ सकती है, लेकिन अवसर भी आ सकते हैं। अपनी नौकरी बचाने की कोशिश में क्या तुम झूठ बोलोगे, धोखा दोगे? एक बेहतर कंपनी के लिए क्या अपना सीवी या रिज्यूमे गढ़ोगे? क्या गलत बात कहोगे, झूठ बोलोगे, डेटा गढ़ोगे सिर्फ इसलिए किसी और बेहतर कंपनी में जाने या नौकरी बचाने के लिए? और तुम सबके सामने कैसा प्रदर्शन करते हो? अगर तुम कलाकार हो, गायक हो या संगीतकार हो, तुमने कितनी मेहनत की, कितना समर्पण दिखाया और कैसी विरासत छोड़ी? चाहे तुम्हें बहुत नाम मिले या न मिले, क्या तुम समर्पित थे, अनुशासित थे और दूसरों को जो तुमने सीखा उसे आगे देकर विरासत छोड़ी? पांचवां भाव, चाहे बच्चे हो, तुम्हारी नौकरी या करियर या एक प्रस्तोता के तौर पर जब तुम कॉर्पोरेट जिंदगी में क्लाइंट्स या वेंडर्स को डेटा पेश करते हो, क्या तुम धोखा दोगे? तो पांचवां भाव है प्रदर्शन, रिस्क लेने, जुआ खेलने, बच्चों के बारे में विरासत और तुम इन क्षेत्रों में किस तरह याद किए जाओगे। छठे भाव में आत्मकारक, ये एक प्लेसमेंट है उन लोगों के बारे में जो रोज रोज आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो जो आपको नीचा दिखाने और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
ये प्रतिस्पर्धा और सेवा का घर है। तो दूसरों से होड़ करते हुए अपने सहकर्मी से आगे निकलने के लिए ताकि प्रमोशन मिले, तुम कितना पीठ पीछे काम करोगे? क्या तुम किसी की पीठ पीछे चाकू मारोगे सिर्फ इसलिए कि आगे बढ़ना है? अपने करियर में बेईमानी के रास्ते अपनाए बिना कितनी सेवा कर पाओगे? इसलिए सेवा, लगन और वचनबद्धता के साथ करियर में आगे बढ़ना, बिना दूसरों को धोखा दिए या डेटा गढ़े। छठा भाव ये भी है कि तुम प्रतिस्पर्धा को बेईमानी के रास्ते कैसे हराने की कोशिश करते हो। यहाँ धोखा खाने का भी मामला है। अगर तुम्हारे सहकर्मी मददगार नहीं है, तुमसे होड़ कर रहे हैं, तो तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे? क्या तुम जवाब में वैसा ही करोगे, या तुम एक ऐसा उदाहरण छोड़ोगे जहां तुम्हारे साथ अन्याय हुआ फिर भी तुम नैतिक और आदर्श रहे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, दूसरों की मदद की, और जब भी प्रतिस्पर्धा की, निष्पक्षता और आदर्शों के साथ की, और जब तुम सेवा करते हो तो गरिमा और चरित्र के साथ करते हो। तुमने निस्वार्थ सेवा सिर्फ करियर या प्रमोशन के लिए नहीं की, बल्कि हमेशा देखा कि तुम समाज को कितना लौटा सकते हो। तुम अपने अधीनस्थों और अपने लिए काम करने वालों का कितना ध्यान रखते हो। जब तुम नहीं रहोगे तो वो तुम्हें कैसे याद रखेंगे? छठे भाव में आत्मकारक के जरिए तुम कैसी विरासत छोड़ोगे? क्या तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें एक दयालु इंसान के रूप में याद रखेगा? क्या तुम्हारे घर में मदद करने वाला तुम्हें दयालु बताएगा, जिसने अच्छी देखभाल की, बुरे वक्त में साथ दिया? और आम समाज में क्या तुमने किसी वजह के लिए आवाज उठाई, चाहे जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए या पर्यावरण के लिए, ताकि एक हीला बन सको? क्योंकि छठा भाव उपचार से भी जुड़ा है। तुम क्या विरासत छोड़ रहे हो? अपनी जिंदगी के कम से कम एक क्षेत्र में एक हीला, सहायक, सेवक के रूप में। तुम्हारे नीचे और तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हें कैसे याद रखेंगे? ये एक अहम भाव है। ये भागवत भी है, इसलिए बहुत ही अहम प्लेसमेंट है अगर आत्मकारक तुम्हारे छठे भाव में हो। सातवें भाव में आत्मकारक, ये हर उस इंसान के बारे में है जिससे तुम रोज रोज जुड़े हो, चाहे वो तुम्हारा जीवन साथी हो, साझीदार हो, टीम मेंबर हो, या वो जो तुम्हारा कपड़ा धोता हो। हर कोई जिससे तुम्हारी जिंदगी रोज जुड़ी है, सातवां भाव दिखाता है। बेशक इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीवन साथी का भी है। तो जो भी तुम्हारा पार्टनर हो, ये घर बहुत अहम हो जाता है। तुम इन लोगों के लिए कैसी विरासत छोड़ते हो जब तुम नहीं रहे? अगर आज तुम अपने जीवन साथी के सामने नहीं हो और उसके दोस्त पूछें कि तुम कैसे पति या पत्नी हो, तो वो कैसे बताएगा? वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करेगा? तुम साझेदारी और दूसरों से लेन देन में कैसी विरासत छोड़ते हो? अगर तुम बिजनेस में हो तो तुमने कितना सहयोग दिया, कितना योगदान दिया और लिया कम? कितना नैतिक व्यवहार दिखाया जब दूसरों के साथ ठेके, समझौते करते हो? क्या तुम लेन देन में निष्पक्ष हो? क्या तुम बेईमानी नहीं करते? और रिश्तों में कैसी सफाई कर रहे हो? क्योंकि सातवां भाव तुला ऊर्जा को भी दिखाता है। रिश्तों में संतुलन, क्या तुम मांगने से ज्यादा देने को तैयार हो? क्योंकि जब तुम्हारा आत्मकारक वहां हो तो सातवां भाव औरों के लिए करने के बारे में है, मांगने के बारे में नहीं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जवाब भी मिलता है। तो जो भी तुमसे रोज जुड़ा है, ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारा जीवन साथी, साझीदार, वो तुम्हें कैसे याद करते हैं? क्या वो तुम्हें दयालु, हमेशा मुस्कुराने वाले, हमेशा मददगार इंसान के रूप में याद करते हैं, या फिर बहुत उग्र, कटु, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने वाला? और तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो? जब तुम किसी को मुसीबत में देखते हो तो क्या दूसरी राह चले जाते हो या आगे बढ़कर पूछते हो, सब ठीक है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? यही है सातवें भाव में आत्मकारक की विरासत। तुम्हारी जिंदगी से रोज जुड़े हर किसी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ही कार्मिक जिम्मेदारी। आठवें भाव में आत्मकारक, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां तुम दूसरों की मदद करते हो, जहां तुम उन लोगों के मददगार बनते हो जो जिंदगी में तकलीफ और झंझट का सामना कर रहे हैं। आत्मकारक कुंडली में जहां भी बैठा है, वो स्थान है जहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हिट मिल सकती है, सबसे बड़ी मिस भी, सबसे बड़े अवसर भी, लेकिन सबसे बड़ी रुकावटें भी। आठवें भाव के बारे में भी यही बात है। आठवां भाव अचानकता के बारे में है। तुम्हें अचानक सबसे बड़े अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अचानक सबसे बड़ी रुकावटें भी।
तो जब तुम उन चुनौतियों का सामना करो तो अपने आप को कैसे रखते हो? जब अच्छा अवसर आता है तो उसे लेने के लिए कितना ध्यान रखते हो, लेकिन नैतिक तरीकों से? अगर चुनौतियां, तकलीफें, रुकावटें आए तो क्या धैर्य और सब्र के साथ उनसे नैतिक तरीकों से निपटते हो, या फिर सिर्फ इसलिए कि चुनौती आ रही है दूसरों को रौंदते हो? तो जब तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो तो लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे? क्या वो याद रखेंगे कि तुमने उन्हें धोखा दिया, उनसे पैसे ऐंठे, या कि तुम ईमानदार थे और अपनी सत्यनिष्ठा कभी नहीं गिरने दी? और जब दूसरे लोग मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आए तो क्या तुमने उनकी मदद की? 7वां भाव, जहां तुम मालिकाना हक लेते हो। 8वां भाव ये देखने के बारे में है कि लोगों की जिंदगी में अचानक चुनौतियां आती हैं और अगर वो तुमसे राब्ता करे तो तुम कितनी मदद करते हो, और साथ ही तुम खुद उन चुनौतियों से कैसे निपटते हो? तुम अपनी जिंदगी की रुकावटों और मुश्किलों को कैसे संभालते हो और दूसरों की कितनी मदद करते हो? दूसरी बात, 8वां भाव बहुत भेदिया चीजों के बारे में भी है और आयु के बारे में भी। अपनी आयु में तुमने कितनी जिंदगी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से जी? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दौर थे जब तुमने धोखा दिया, बेईमानी के रास्ते अपनाए, जिन्हें तुम भूलना चाहोगे और बक्से में बंद करना चाहोगे? आत्मा कारक जिस भाव में है उसकी बहुत सफाई करनी होती है, बहुत सफाई। और 8वें भाव से बेहतर अपना कार्मिक कर्ज उतारने का कोई भाव नहीं है। तुम जितनी दूसरों की मदद करते हो, खासकर उनकी जो मुसीबत में है, जो बीमार है, अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, हादसे का सामना कर रहे हैं, जिनका घर जल गया, बैंक उनका पीछा कर रहा है, तो तुम कितनी मदद कर पाते हो? बिना धोखे के अपने टैक्स कितने ईमानदारी से चुकाते हो, बिना डेटा गड़े? और दूसरों की कितनी मदद करते हो, खासकर ससुराल पक्ष की, क्योंकि 8वां भाव दूसरे लोगों के पैसे के बारे में भी है। जब दूसरे लोगों का पैसा तुम्हारी देखरेख में, तुम्हारी सुरक्षा में दिया जाता है तो तुम उससे क्या करते हो? तुम कुछ ऐसे संगठनों में काम कर रहे हो सकते हो जहां दूसरे लोगों के पैसे, भलाई और जिंदगी की जिम्मेदारी तुम पर हो। तो तुमने उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाया? बहुत लगन, वफादारी और सहयोग के साथ, या उस मौके का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया? 8वां भाव उथल पुथल से भरा हो सकता है। आत्मा कारक तुम्हें समय समय पर ऐसी चुनौतियों में डालेगा जहां तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई इन चुनौतियों और मुद्दों के जरिए दिखेगी। ये मोक्ष भाव भी है। अगर तुम बेहतर तरीके से इससे निपट सके, क्योंकि तुम्हारा आत्मा कारक वहां है, तो बहुत मजबूत आध्यात्मिक ऊंचाई की मजबूत संभावना है। अगर तुम 8वें भाव की परीक्षा पास कर सके। 9वें भाव में आत्मा कारक, यहाँ आत्मा कारक प्रारब्ध कर्म से जुड़ता है, इस जन्म का कर्म, इस चरण का। ये इस बारे में है कि तुम अपने गुरुओं और पिता से कितनी ऊंची शिक्षा लेते हो और फिर उसे नैतिक, आदर्श वाली जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करते हो, और सीख का इस्तेमाल करते हुए अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हो, क्योंकि ये धर्म या मत का घर भी है। तो क्या तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा धर्म इंसानियत है? क्या तुम अपने अस्तित्व के प्रति आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो, हठधर्मिता का पालन करने वाले बिना आध्यात्मिक पक्ष देखे? तुम अलग अलग संस्कृतियों और मजहबों के लोगों से पेश आते हुए कितना अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सकते हो? तुम दूसरे लोगों की सीख, उनके ज्ञान, उनके मूल्यों, उनकी सोच, उनके विश्वास को कितना इज्जत देते हो? और फिर तुम्हारे गुरु, क्या तुम्हारे गुरु तुम्हारा नाम सुनकर मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं, ये मेरा बड़ा अच्छा शिष्य रहा है? एक आदर्श शिष्य का उदाहरण। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसे याद करेंगे जिसने जिंदगी की चुनौतियों और मौकों के जरिए अनुभवों से ज्ञान सीखा और आध्यात्मिक रूप से बढ़ा? क्या तुम अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ निष्पक्षता से पेश आए, जो 9वां भाव दिखाता है? अपनी यात्राओं में क्या तुमने दूसरों की मदद की? जब भी तुम लंबी या छोटी यात्रा करते हो, तुम साथी यात्रियों से मिलते हो। क्या तुम सबसे अच्छी टिकट, सबसे अच्छी सीट, सबसे अच्छा आराम पाने की कोशिश करते हो, या अपनी सुविधाएं दूसरों के साथ बांटते हो और साथी यात्रियों का ध्यान रखते हो? जब तुम दूसरे स्थानों पर यात्रा करते हो, क्या तुम अपने इलाके, शहर, देश और समुदाय के आदर्श प्रतिनिधि बन जाते हो? ये बहुत आध्यात्मिक, बहुत कार्मिक जगह है। एक शिक्षक के तौर पर बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है।
यहाँ तुम गुरु बन सकते हो। तुम अपनी सीख की एक विरासत छोड़ सकते हो और अपने उदाहरण के जरिए दूसरों के गुरु बन सकते हो कि कैसे नैतिकता और इंसानियत वाली जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग विभिन्न संस्कृतियों के तुम्हारी तरफ देख सकते हैं, तुम्हें ऐसे याद कर सकते हैं जिसकी आस्था और विश्वास मजबूत और अटल था, सिर्फ धर्म या हठधर्मिता में नहीं बल्कि इंसानियत में। ये है 9वें भाव में आत्मकारक का होना। 10वें भाव में आत्मकारक ये एक प्लेसमेंट है जहां कर्म भी बहुत मायने रखता है। आमतौर पर अमात्य कारक तुम्हारे करियर से जुड़ता है, लेकिन यहाँ आत्मकारक का 10वें भाव में होना ये दर्शाता है कि तुम जो भी करियर चुनो, जो भी कार्यस्थल चुनो, वो स्थान तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जब तुम उस क्षेत्र में काम करते हो तो सिर्फ जीविका कमाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने के लिए करते हो। जब तुम अपना करियर चुनते हो तो तुम्हें ज्यादा चयनशील होना चाहिए। तुम्हें उस कंपनी के काम पर विश्वास होना चाहिए जो सिर्फ जीविका ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह भी दे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस संगठन के उत्पाद सेवाएं सच में दूसरों की मदद करते हैं। कोई भावनात्मक या सिद्धांत आधारित जुड़ाव होना चाहिए जो कंपनी कर रही है उन सेवाओं से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी धोखा दे रही है, उसका सही मिशन या विजन नहीं है, वो असल में दूसरों की मदद नहीं कर रही, ग्राहकों के साथ ठीक नहीं है, तो अगर तुम सिर्फ जीविका कमाने के लिए उस कंपनी में बने रहते हो तो तुम सबसे अच्छी विरासत नहीं छोड़ सकते। क्योंकि तुम्हारा आत्मकारक यहाँ है तो ये पेचीदा हो जाता है। क्या तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? ये सही चुनाव करने के बारे में है। जब तुम वहां हो और जब मौका मिले बाहर निकल जाओ। पहले एक ऐसा संगठन चुनो जो अपनी नैतिकता और आदर्शों के लिए जाना जाता है। ऐसा करियर, ऐसा रास्ता, ऐसा राह चुनो जहां तुम्हारी अंतरात्मा भी खुश रहे कि तुम सही काम कर रहे हो, सही राह पर हो और दिन के अंत में तुम्हें संतुष्टि मिले कि तुमने कुछ हासिल किया। जब तुम घर वापस जाओ तो तुम्हारे पास उदाहरण हो कि तुमने कितने ग्राहकों की मदद की, कितने लोगों की। तुम्हारा बॉस, मैनेजर और वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें कैसे देखते हैं? क्या वो तुम्हें समर्पित और वफादार इंसान देखते हैं, या तुम अपने बॉस से आगे निकलने की कोशिश करते हो, उन्हें बदनाम करते हो क्योंकि तुम तेजी से बढ़ना चाहते हो? क्या तुम टीम, संगठन, विभाग के प्रति वफादार हो, उनके लिए खड़े होते हो, उनकी मदद करते हो और हमेशा अपने बॉस को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हो, बिना नैतिकता पर समझौता किए, बिना किसी की बुराई किए, बिना धोखा दिए, बिना डेटा गढ़े, क्योंकि तुम संगठन में बढ़ना चाहते हो और वरिष्ठों, प्रबंधकों, ऊपर वालों से अच्छे संबंध रखते हो। उसके जरिए तुम विनम्रता का अभ्यास करते हो, दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हो, एक सच्चे इंसान बनते हो जो दूसरों की सेवा करेगा, संगठन की सेवा करेगा और संगठन के जरिए सामान्य समाज की सेवा करेगा। 10वें भाव, करियर स्थान में आत्मकारक बैठना बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट है। ये केवल तुम्हारे करियर के बारे में नहीं है, बल्कि तुम जो भी काम करो वो नैतिक, आदर्श और तुम्हारी आत्मा को सुख देने वाला होना चाहिए। 11वें भाव में आत्मकारक, ये सामान्य समाज के बारे में है, पूरी दुनिया के बारे में। क्या तुम दुनिया में झांक कर देख सकते हो और कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढ सकते हो जहां तुम अधिकतम काम कर सको? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अपील करता है? फिर वहां पहल करो और उस क्षेत्र में काम करो। ये तुम्हारे करियर से जुड़ा हो या ना हो, लेकिन ये तुम्हारे वक्त का कुछ हिस्सा निकालकर सामान्य समाज, दुनिया के लिए कुछ करने के बारे में है, किसी ऐसे क्षेत्र में जिस पर तुम विश्वास करते हो, जहां दुनिया को मदद की जरूरत है। ये कुछ भी हो सकता है, पेड़ लगाने से लेकर सीवर साफ करने, जानवरों की मदद, पर्यावरण, किसी को पढ़ाना, समाज के सबसे निचले लोगों की मदद, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च, तुम नाम लो, तुम उठा सकते हो। लेकिन तुम्हारे दिल को ये अपील करना चाहिए और तुम्हें लगना चाहिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुम अपनी जिंदगी में एक विरासत छोड़ने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हो। जब लोग तुम्हें याद करें तो वो तुम्हारे मजबूत, बड़े योगदान को याद करें। भले ही तुम छोटा योगदान दो, लोग तुम्हें उस उद्देश्य के प्रति बहुत समर्पित देखें। तुम्हारे जाने के बहुत दिनों बाद वो तुम्हें उस काम के जरिए याद करेंगे जो तुमने किया, चाहे पेड़ लगाकर, कितने लोगों को प्रशिक्षित कर, सिखा, अपने पैरों पर खड़ा किया।
या अपने पड़ोस में एक तालाब साफ करके, ज्यादा पेड़ लगवाकर, या अपने इलाके के वनस्पतियों और जीवों के लिए कुछ करके। तुम ऐसे समूह बना सकते हो जो हर हफ्ते इकट्ठा होते हैं, या पड़ोस की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बना सकते हो। लेकिन ये छोटे स्तर पर है। मैं एक बहुत बड़े स्तर की बात कर रहा हूं जिसे तुम्हारा दिल चाहे। तो संक्षेप में, तुम हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ छोटे और बड़े तरीके से करने की कोशिश करते हो, समाज को कुछ बहुत बड़ा देते हो। कुछ बड़े परोपकारी लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट, 11वें भाव से आते हैं। 12वें के बाद 12वें भाव को परोपकार में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 11वां भाव दूसरा है जहां तुम अपने कार्यों और उन कारणों के प्रति परोपकारी होते हो जिनका समर्थन करते हो। तो ये बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है, सामान्य समाज और दोस्तों की मदद करने के लिए। तुम कितने अच्छे दोस्त रहे? तुम अपने दोस्तों के साथ कितने खड़े रहे? तुम्हारे दोस्त और सामान्य समाज तुम्हें कैसे याद रखेगा? जब तुम बाहर जाकर मौज मस्ती करते हो, क्या तुम लोगों की पीठ पीछे बातें करते हो, लोगों को धोखा देते हो? क्या तुम दिल खोलकर शराब पीते हो और फिर दूसरों का अपमान करते हो, ऐसे काम करते हो जिनसे बाद में तुम्हारी अंतरात्मा खुश नहीं होगी? तो ये सामान्य तौर पर इस बारे में है कि तुम समाज के सामने एक समर्पित जिंदगी जीने वाले इंसान के रूप में कैसे आते हो, तुम कितनी आत्म सफाई करते हो, और बड़ी से बड़ी विरासत पूरी दुनिया के लिए कैसी छोड़ते हो। ये है 11वें भाव में आत्मकारक। 12वें भाव में आत्मकारक, ये एक बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट है। दूसरा स्थान सिर्फ लग्नेश, लग्न स्वामी के 12वें भाव में होने के बाद। असल में, अगर लग्नेश और 12वां भाव किसी न किसी तरीके से आत्मकारक से जुड़ जाएं, पहलू से, एक साथ बैठने से, या युति से, आदि, तो ये बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट बन जाता है। ये एक बहुत मजबूत स्थिति है जहां तुम्हें अगले लोक में, एक अच्छे लोक में, आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है, और आध्यात्मिक तरीकों से जुड़कर तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो कि तुम कितना देते हो। 12वां भाव व्यय और अतिरेक का घर है, जिसका मतलब दूसरों के लिए दे देना और फिर आगे बढ़ना है। तो तुममें दे देने का वातावरण या व्यवहार कितना है, चाहे अपने परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, समुदाय के लिए, पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए? किसी क्षेत्र में तुम्हें उस क्षेत्र से जुड़ी सब कुछ दे देनी है। मसलन, अगर तुम किसी गो या ऐसे संगठन में काम कर रहे हो जो गरीबों की मदद करता है, तो तुम नहीं देखते कि तुम कितने घंटे काम करते हो, तुम कितना पारिश्रमिक पाते हो। तुम पूरी तरह उस कारण के लिए दे देते हो और अपनी मेहनत या पैसे का एक बड़ा हिस्सा विरासत के रूप में छोड़ जाते हो। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे? लोग तुमसे आध्यात्मिक रूप से कितना मदद पाएंगे? तुम अगले लोक से आध्यात्मिक रूप से कितने जुड़ोगे? और ये सबसे अच्छा सेवा के जरिए होता है, क्योंकि 12वां भाव अस्पतालों और क्लिनिकों का घर भी है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करना या उनकी मदद करना जो अस्पताल में भर्ती है, जो वहां पहुंचते हैं और अपनी मदद नहीं कर सकते। तुम उनकी कैसे मदद कर सकते हो? जो लोग झूठे मुकदमों का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं, या जिन्होंने छोटी गलती की है और जमानत न निकाल पाने के कारण सड़ रहे हैं, तुम उनकी कैसे मदद कर रहे हो? तुम उन्हें सुधारने में, वापस पैरों पर खड़ा करने में कैसे मदद करते हो? जो दिमाग या कर्मों से स्वस्थ नहीं है, उनकी तुम कितनी मदद कर पाते हो? तुम कैसी विरासत छोड़ोगे, एक दानी, एक परोपकारी, सच्चे आध्यात्मिक इंसान के रूप में? जिस कारण से भी तुम जुड़ोगे, वहां अधिकतम दोगे, खुद को रोकोगे नहीं, और देर रात तक मेहनत करोगे एक विरासत छोड़ने के लिए। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां तुम्हारा एक पैर इस दुनिया में और दूसरा परलोक में है, आध्यात्मिक ऊंचाई पर। तो अगर तुम्हारा आत्मकारक 12वें भाव में हो, तो इसका इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये था आपकी कुंडली में आत्मकारक और 12 भावों के बारे में। समझो कि तुम्हारा आत्मकारक कहाँ है, और वो लग्न या लग्नेश से कैसे जुड़ता है। वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखेगा, वो तुम्हें बहुत इशारे देगा, कहाँ सच में काम करना है, उस क्षेत्र में कैसे काम करना है, कहाँ बढ़ना है, और उसके जरिए आत्मकारक जो आध्यात्मिक ऊंचाई दिखाता है, उसे कैसे सच में प्रकट करना है। तो दोस्तों, कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वही हैंडल है एस्ट्रो एश्योरेंस।
अगर तुम मुझसे निजी परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और किसी दूसरे वीडियो के साथ कभी और समय तक ये रहे तुम्हारे दोस्त गाइडेड इरफान। नमस्कार।